नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम लोकतंत्र में। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी जंग जारी है। बीजेपी ने सूबे में भगवा फहराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। ममता बनर्जी को कमजोर करने के लिए उनके कई नेताओं को अपने पाले में खींच लिया है। हालांकि ममता बनर्जी पूरी ताकत से बीजेपी का मुकाबला करने में जुटी है। लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन भी खोए जनाधार को फिर से वापस पाने के लिए तार ठोक रहा है। हालांकि पिछले चुनाव में यह गठबंधन कुछ खास नहीं कर पाया था। इस बार इस गठबंधन के साथ आरजेडी, एनसीपी और इंडियन सेक्युलर फोर्स जैसी छोटी पार्टियां भी शामिल हो चुकी हैं। गठबंधन का मानना है कि ममता बनर्जी कमजोर होती हैं तो उसका फायदा केवल बीजेपी को नहीं मिलेगा। दरअसल ममता बनर्जी को मुस्लिम वोटर्स पर पूरा भरोसा है, लेकिन इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआई भी ताल ठोक रही है। सवाल यह है कि क्या मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा। सवाल यह भी है कि मुख्य मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच होगा या फिर लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। हम बंगाल की सियासत की आज पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में बिछी सियासी बसात, ममता की सत्ता रहेगी बरकरार, बीजेपी देगी टीएमसी को मात, या त्रिकोणीय होगा सूबे का संग्राम। राज्य की सत्ता हासिल करने के लिए हर दांव पेच आजमाया जा रहा है। ममता बनर्जी यहां सत्ता बचाने में जुटी हैं, वहीं बीजेपी ने बंगाल में भगवा फहराने के लिए पूरी ताकतें झोंक दी हैं। 3 दशक तक सत्ता में रहने वाली सीपीएम भी इस चुनाव में कांग्रेस के साथ अपनी खोई ताकत वापस हासिल करने की कोशिश में है। यानी देखा जाए तो बंगाल में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय रहने के आसार हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने ऐलान किया है कि राज्य में कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन, इंडियन सेक्युलर फोर्स, राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कई और पार्टियों के जुड़ने का भी दावा है। चौधरी ने दावा किया कि इस बार बंगाल में त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। आज बंगाल के लोग चिंता ना करो ममता बनर्जी, आपकी अत्याचार के खिलाफ, आपकी नरसंहार के खिलाफ बंगाल के लोग अपना आवाज बुलंद करेगी और उसका झलक ममता बनर्जी आपको अगले चुनाव में देखने को मिलेगा। तृणमूल अभी भी राज्य की सबसे ताकतवर पार्टी है। उसे ममता बनर्जी के जुझारूपन पर भरोसा है। दूसरी तरफ बीजेपी तृणमूल कांग्रेस में सेंध लगाकर बड़े उलटफेर की फिराक में है। तृणमूल के कई बड़े नेता बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। वहीं लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन को भरोसा है कि तृणमूल कमजोर हुई तो उसका फायदा केवल बीजेपी को नहीं मिलेगा। 2016 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस लेफ्ट साथ साथ लड़े थे। 2016 में 293 विधानसभा सीट में से तृणमूल कांग्रेस को 211 सीटें और 44.91% वोट मिले थे। सीपीएम को 26 सीटें और 19.75% वोट मिले थे। कांग्रेस को 44 सीटें और 12.25% वोट मिले थे। बीजेपी को महज 3 सीटें और 10.16% वोट मिले थे। बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव की तो टीएमसी को 22 सीटें और 43.69% वोट मिले थे। बीजेपी को 18 सीटें और 40.64% वोट मिले थे। कांग्रेस को महज 2 सीटें और 5.67% वोट मिले थे। सीपीएम को एक भी सीट नहीं मिली थी। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम बहुल सीटें अहम भूमिका निभाती हैं। राज्य में 120 से अधिक मुस्लिम बहुल सीटें हैं। 2016 में ममता बनर्जी को इनमें से 90 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल हुई थी, लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं हैं। कई बड़े नेताओं के बीजेपी में जाने से तृणमूल कांग्रेस हलकान है। वहीं हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी इस बार चुनाव में ताल ठोक रही है। यानी बीजेपी उभार पर है तो तृणमूल कांग्रेस की ताकत लगातार घट रही है। ऐसे में कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो आज बंगाल की सियासत की पड़ताल करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ जुड़ रही हैं अनुश्री मुखर्जी भारतीय जनता पार्टी से, शोमित घोष मेरे साथ जुड़ रहे हैं टीएमसी से, सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस से, मेजर मोहम्मद अली शाह सीपीआईएम से जुड़ रहे हैं और सीनियर जर्नलिस्ट दीपक रस्तोगी मेरे साथ चर्चा का हिस्सा हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत।
सबसे पहले अपने सभी पैनलिस्ट को बताऊं कि हमने आज से एक नई कोशिश शुरू की है कि सभी पैनलिस्ट की शुरुआत 1.5 मिनट के समय के साथ की जाएगी और सबको शुरुआत में 1.5 मिनट का समय दिया जाएगा अपनी बात रखने के लिए। तो सौमित, सबसे पहले शुरुआत आप ही से करते हैं। 1.5 मिनट आपके शुरू होते हैं। अब बताइए, ये त्रिकोणीय मुकाबला बंगाल में होने जा रहा है क्या? कि जो इलेक्शन यह बार हो रहा है, इस बार ये ममता बनर्जी के लिए कोई चांस सिचुएशन नहीं है। ठीक है, पहले बात तो ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इस बार भाजपा का कोई चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है ही नहीं जी। भाजपा का तो सभी बाहर से जो लीडर है, आप जितने भी देख लीजिए, कैलाश विजयवर्गीय से लेकर अमित मलब्बर से लेकर जो भी लीडर यहाँ पर आते हैं सब बाहर के हैं। जो बंगाल का बीजेपी करते हैं वो कोई तो है जो टीएमसी का कचरा है। टीएमसी में जब रहते थे उसके नाम पे सीबीआई, उसके नाम पे ईडी का इंजाम ये भाजपा वाले ही लगाते थे। आज वो बीजेपी का संपत बन चुके हैं। पश्चिम बंगाल की जनता कभी भी ऐसे लीडर को अपने नेता नहीं बनेंगे, अपने चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे। दूसरी बात यह है सीपीआईएम और कांग्रेस का जो अब डेटा लिखा है अभी 2019 इलेक्शन का, उसमें मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि सीपीआईएम का हर एक जगह पे जमानत बाजेयाप्त हुआ था, जमानत जब्त हुआ था, सिर्फ जादवपुर में छोड़कर। और अगर सीपीआईएम ने जो ऑर्गेनाइज वोट स्विंग किया है पिछले इलेक्शन पे, उस वोट अपने आप आ जाए, अगर वो अब्बास सिद्दीकी के साथ जो अब्बास सिद्दीकी भाईजान के साथ जो उनका इलेक्टोरियल क्या बोले गठबंधन बनाने जा रहे हैं, अगर उससे वोट हो जाए, इनका गठबंधन बन जाता है, तो उससे टीएमसी का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, उससे भाजपा का प्रॉब्लम बनने की होगा। ठीक है सौमित, आपका समय पूरा हो गया और आपने 1.5 मिनट में अपनी बात कही। अनइंटरप्टेड 1.5 मिनट देने की रवायत हमने आज से शुरू की है। सुरेंद्र राजपूत जी, अब आपकी बारी है सर। बिना रोके टोके 1.5 मिनट आपके लिए अपनी बात कहने के लिए। घनश्याम भाई, 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं बंगाल के इलेक्शन में। पहली चीज ये है कि बंगाल का इलेक्शन जो है अमीर और गरीब के बीच की लड़ाई है, असली और नकली के बीच की लड़ाई है। आज भारतीय जनता पार्टी एक नकली तृणमूल कांग्रेस के रूप में कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन से लड़ रही है, और दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस क्योंकि सत्ता में है उससे हम लड़ रहे हैं। तो आज जो सबसे बड़ी चीज है कि पूरी के पूरे जो तृणमूल कांग्रेस के फालतू के बाहर के जितने लोग हैं उनको भारतीय जनता पार्टी अपने में समाहित करके एक नकली तृणमूल कांग्रेस बना रही है। और जो केंद्र सरकार की उसकी नीतियां हैं उसके खिलाफ भी लोगों में आक्रोश है। और तृणमूल कांग्रेस का जो मिसरूल है पिछले समय में, पिछले 10 सालों में, उसके खिलाफ भी बंगाल के लोगों में आक्रोश है। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हमारा गठबंधन, क्योंकि न तो इसमें बाहरी है और न ही कोई आयातित प्रत्याशी है, इन सारे के सारी चीजों को अगर आप देखेंगे तो बंगाल के जो लोग हैं हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो हम लोगों का साथ देंगे, हमारे गठबंधन का साथ देंगे। और ये जो मिसरूल केंद्र सरकार का है, किसानों के प्रति हो, नौजवानों के प्रति हो, या मजदूरों के प्रति हो, या गरीबों के, इसका वो बंगाल के लोग प्रतिकार करेंगे। उस प्रतिकार के फलस्वरूप कहीं ना कहीं हम लोगों को इस बार बंगाल की सेवा करेंगे। ठीक है सर, 1.5 मिनट बिना रोक टोक के आपके पूरे हो गए सर। मेजर मोहम्मद अली शाह भी मेरे साथ है। अली शाह साहब, अब बारी आपकी है सर। इस त्रिकोणीय मुकाबले में खुद को कहां पाते हैं? 1.5 मिनट आपके लिए, आपका समय शुरू होता है अब। बहुत घनश्याम भाई, सबसे पहले मैं आपकी और आपके चैनल की ताकताओं के आप हर एक की बात तो सुनते हैं, और आपने जो नया चीज शुरू किया है 2 मिनट का, ये बहुत ही अच्छा सुझाव है आप लोगों का। और मैं बोलता हूँ बहस कह रहे थे कि सीपीआईएम का है, लेफ्ट का है, मिट गए, गायब हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम सब जानते हैं कि राजनीति में किसी को कुछ नहीं पता होता है, कम को कम दहीना पलट जाए, कब क्या हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। और ये भी लोग जानते हैं कि कौन किसके हाथ मिलाता है। लेकिन सीपीआईएम की बहुत ही तगड़ी आइडियोलॉजी रही है शुरुआत से ही। अब आप देखिए, कांग्रेस और अभिनंदन चौधरी ने फॉर्मल कर दी है, बात ओपन कर दी है, तो लेफ्ट और सीपीआई और कांग्रेस साथ में जुड़ गए हैं। इसके अलावा सिद्दीकी साहब की जो है और जो सेक्युलर पार्टी है वो साथ में मिलने की बात हो रही है। उनको बोला गया है कि वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ ताले तोड़ दे, फिर हमारे साथ आ जाए, क्योंकि ओवैसी की जो पार्टी है वो बीजेपी की बी टीम कहलाती है। हम तो बोलेंगे जो ममता बनर्जी की जो टीम है, टीएमसी है, वो भी उनके बीजेपी के साथ की नक्शेदार है एक तरीके से, क्योंकि सारे जितने भी नेता हैं टीएमसी के सब घुस गए हैं बीजेपी में, सारे जा रहे हैं। अब सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता है डॉक्टर फवाद हमीद साहब,
उन्होंने कहा था 1-8 महीने पहले कि सारे टीएमसी के नेता जा रहे हैं बीजेपी में, उनको ताजुब नहीं होगा इस बात का अगर ममता बनर्जी खुद बीजेपी ज्वाइन कर लेती है। अमित शाह साहब ने खुद बोला कुछ दिन पहले, अभी इलेक्शन के टाइम पे हम ममता बनर्जी से जय श्री राम कहलाएंगे जिनसे उनको चिड़ बचती है। अब मतलब टीएमसी और बीजेपी एक हो जाएगी और ठीक है शाह साहब, समय समाप्ति की ओर है, समय समाप्त हो गया आपका। अब बीजेपी की बारी है। अनुश्री मुखर्जी, अनुश्री जी इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस त्रिकोणीय गेम में। आपके 1.5 मिनट शुरू होते हैं अब। मैम बोलिए। देखिए, बीजेपी अभी किसी के साथ कम्पीट ये नहीं है, मजबूती से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, सीपीएम, कांग्रेस और सेक्युलर फ्रंट, ये लोग सब पहले क्या था वेस्ट बंगाल में, इतिहास को समझना चाहिए कि पहले कांग्रेस का रूल था, उसके बाद सीपीएम और बाद में तृणमूल। तो अभी देखिए ये लोग दोनों सीपीएम और कांग्रेस जुड़ गए। एक बार ये लोग पहले ओपोनेंट्स थे, लेकिन अभी ये लोग एक साथ होके लड़ रहे हैं और इंडियन सेक्युलर फ्रंट अभी बना है और एआईएमआईएम को भी साथ में ले रहे हैं। मतलब ये लोग डरे हुए हैं, ये लोग को पता है कि बीजेपी इस बार मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग काम कर रहे हैं। ये नहीं कि बिना काम से कोई वोट मांग रहा है। आप देखिए हर जगह, हर स्टेट्स में, भारतवर्ष में काम हो रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर इतना काम कर रहे हैं कि उसमें वेस्ट बंगाल में भी बदलाव आना चाहिए और आना एकदम जरूरी है इस बार। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आप लोग बोल रहे हैं कि टीएमसी से लोग आ रहे हैं, अरे वो लोग पार्टी में नहीं रहना चाहते हैं तो वो लोग को आने दीजिए। बीजेपी हमेशा सबको वेलकम करती है और पार्टी में तरीके से काम करना है। ठीक है अनुश्री जी, आपका समय खत्म हुआ। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट दीपक रस्तोगी जी भी हैं। दीपक जी, एक न्यूट्रल एनालिसिस सर इस त्रिकोणीय मुकाबले को लेकर पश्चिम बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में। सर समय शुरू होता है। आप देखिए, सबसे पहले ये जो गठबंधन हुआ है वाम मोर्चा और कांग्रेस का, और ये लोग जो इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ मिल करके लड़ने जा रहे हैं, उसके बारे में 2-1 शब्द कहना चाहूँगा। ये गठबंधन की अनुमति के लिए सोनिया गांधी को जो पत्र लिखा गया बंगाल कांग्रेस के नेता अब्दुल मन्नान ने, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है गेम चेंजर अपने उस पत्र में, कि ये गठबंधन अगर हो जाता है तो ये गेम चेंजर होगा। आप उसको समझिए कि इंडियन सेक्युलर फ्रंट, उन लोगों का अपना विश्लेषण है कि 36 से 40 सीटों पर हो सकता है कि कांग्रेस और वाम मोर्चा गठबंधन को फायदा पहुंचा दे। और 2016 को ये रिपीट करना चाहते हैं। 2016 में इनके 39% जो वोट थे, उस वोट शेयर को खो जाने की कसक जो है दोनों गठबंधन वाली पार्टियों के पास है, वाम मोर्चा और कांग्रेस के पास, उसको ये रिट्रीव करना चाह रहे हैं। और उसके लिए ये दोनों को अपनी समान दूरी, भाजपा के साथ भी और तृणमूल कांग्रेस के साथ भी समान दूरी की बात करके चल रहे हैं। लेकिन यहाँ ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये त्रिकोणीय मुकाबले की जो संभावना बन रही है बंगाल में, उसमें आफ्टर इलेक्शन, चुनाव के बाद अगर कोई स्थिति बनी तो गठबंधन, चुनाव के नतीजों के बाद के गठबंधन की संभावना भी हो सकती है बंगाल में। जी ठीक है, तो अब अपनी डिबेट को नॉर्मल फॉर्मेट में लाते हैं और अब काउंटर करने का मौका भी हर गेस्ट को एक दूसरे को मिलेगा, लेकिन शोर के बीच नहीं, शांति के साथ अपनी बात रखते हुए डिबेट की शुरुआत करते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, शुरुआत आपसे ही। सर, अब तक हम बंगाल के चुनाव को, बंगाल की सियासत को जितना समझे हैं, उसके हिसाब से तस्वीर टीएमसी वर्सेस वाम दल ही दिखाई देते थे। क्या बीजेपी ने बीच में आके, वो भी मजबूती से बीच में आके, पूरे खेल को बिगाड़ दिया आपके? बात तो सही है घनश्याम जी आपकी, क्योंकि ये सब लोग झूठे, छल, प्रपंच और कपट करने वाले लोग हैं, मायावी लोग हैं ये लोग, हम मानते हैं इस बात को। और ये जिस तरीके से मायावी लोग अपनी रास जन्म लीला जो रच देते थे और लोगों को भ्रम जाल में डाल देते थे, उस तरीके के भारतीय जनता पार्टी के सारे छल, कपट और प्रपंच करने वाले नेता इस वक्त वेस्ट बंगाल में काम कर रहे हैं। आप देखिए ना, ये किस तरीके से काम करते हैं। जहां पर आपके अनएम्प्लॉयमेंट है पूरे देश में, अब बंगाल में कहेंगे कि हम जॉब दे देंगे, फलानी जगह कहेंगे हम ये कर देंगे। इनके नेता है दिलीप घोष, वो भगवान श्री राम को भगवान ही नहीं मानते, कहते हो तो राजा राम है और मंदिर नहीं बन रहा, महल बन रहा है। और ये दुर्गा कौन है? आप एक चीज को देखिए बड़ी स्पष्ट, दुर्गा कौन है का सवाल
बंगाल में उठाने वाले को क्या बांग्ला भाषी और वेस्ट बंगाल में रहने वाला जिता सकता है? इसको देखने की बात है। इनकी पोल अपने आप खुलेगी। दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि इनके पास अपना नेतृत्व कौन सा है, ये जरा बता दें। आज की डेट में सारी की सारी तृणमूल कांग्रेस को उठा करके ये लोग भारतीय जनता पार्टी में ले आए। अगर असली तृणमूल की जगह नकली तृणमूल को चुनना होगा, सुरेंद्र जी, तृणमूल को चुनेंगे। सुरेंद्र जी, आप बहुत अच्छे वक्ता हैं सर, अपनी बात बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं, लेकिन मुझे ये भी समझा दीजिए सर, टीएमसी में से जो बड़े चेहरे टीएमसी से छिटक कर अलग जा रहे हैं, उनको टीएमसी के बाद भरोसा सिर्फ बीजेपी पर क्यों हो रहा है? आप पे क्यों भरोसा नहीं है सर? विकल्प के तौर पर टीएमसी की जगह बीजेपी क्या खुद को ज्यादा स्टैब्लिश कर पाई है बनिस्बत आपके? बिल्कुल सही कहा आपने। मैं घनश्याम भाई, बहुत अच्छा आपने एनालिसिस किया। हमारे पास इस वक्त जो है ना, सीबीआई नहीं है, हमारे पास ईडी नहीं है, हमारे पास रॉ नहीं है, हमारे पास जो है इनकम टैक्स नहीं है। आज जो सबसे बड़ी समस्या है कि आप मुकुल राय को देख लीजिए। कल तक मुकुल राय जो थे, इतने बड़े नारदा सारदा स्पारदा के आरोपी थे, आप उनको उन्होंने कमल छाप साबुन से धोया और जो है सुखा उखा करके संत महंत बना दिया और बना करके लटका दिया वहां पर। आप उसको ले लीजिए, शुभेंदु को देख लीजिए, शुभेंदु को भी धोया पोछा, कमल छाप साबुन से धोया, उसके बाद निकाल। ये सब लोग डरे हुए लोग हैं। इन सब लोगों ने कमा लिया था। हमारे पास इनको बचाने की ताकत नहीं है केंद्र सरकार में। इस वजह से ये लोग ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ बीजेपी की आलोचना करने भर से काम चल जाएगा? ये भी मैं आपसे समझूंगा। आप मेरे साथ रहिए। सौमित घोष टीएमसी से जुड़े हुए हैं। सौमित, असल में ये बताइए, टीएमसी इस पूरी जंग में खुद को कहां पाती है? क्योंकि मुकाबला तो त्रिकोणीय होता दिखाई दे रहा है, और वैसे भी आपके कई बड़े चेहरे छोड़ के आपको जा रहे हैं, और न सिर्फ छोड़ के जा रहे हैं बल्कि आप पे एक टैगिंग करके जा रहे हैं कि आपके वहां रहने पे उनका दम घुटता है, वो खुद को असहाय महसूस करते हैं, और आपके वहां ये सिखाया जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी को कौन कितनी बड़ी गाली देगा उसका कद उतना बड़ा ऊंचा होगा। सर, इस टैगिंग के साथ चुनाव में उतरेगी टीएमसी? पहले सवाल था आपका कि त्रिकोण लड़ाई। देखिए, लड़ाई तो सिर्फ ममता बनर्जी के खिलाफ मैं देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी देश से जितने भी बड़े लीडर्स है, जितने भी चीफ मिनिस्टर्स है, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान, सब के सब यहाँ पर आ रहे हैं कैंपेनिंग करने के लिए। तो ममता बनर्जी का दम है कि पूरी देश की जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं उनको वो बंगाल में ले रहा है, ताकि एक औरत को हराने के लिए पूरी देश की ताकत लगा रहे हैं। नहीं, अब विमेन कार्ड मत खेलिए, विमेन कार्ड मत खेलिए। सौमित घोष की नई स्ट्रेटेजी है क्या? महिला कार्ड खेलने की नई स्ट्रेटेजी है क्या? नहीं, तो इस पर सवाल पैदा होता है। सर, अगर महिला कार्ड की स्ट्रेटेजी खेल रहे हैं तो आप ममता बनर्जी के पूरे संघर्ष पे सवाल उठाते हैं। ममता बनर्जी के पूरे संघर्ष पे आप सवाल उठाते हैं। उनकी जिंदगी संघर्षों भरी रही है, और अकेली उस महिला ने 3 दशक से राज कर रहे वाम दल का सफाया कर दिया था। आप विमेन कार्ड खेल रहे हैं। ममता बनर्जी इज द ओनली वुमन चीफ मिनिस्टर इन द कंट्री, और ये तो जाम की बात है। हम गर्व से कहते हैं कि ममता बनर्जी को हराने के लिए प्रधानमंत्री को रिप्रेजेंट करना पड़ता है बंगाल। नहीं, एक अकेली औरत को हराने के लिए ये किस तरह का तंज है सर? ये किस तरह का काउंटर है? नहीं, ये काउंटर तो समझ में नहीं आया। आई एम टेलिंग यू कि अमित शाह जी जो केंद्रीय स्वराष्ट्र मंत्री है उसको डेली पैसेंजरी करना पड़ रहा है अभी बेंगलोर में। यहाँ पर ही घर बना के बैठ गया है। आप जेपी नड्डा जी को देख लीजिए, वो भी डेली पैसेंजरी कर रहे हैं। जो भी क्या रहे हैं, इतने सारे लीडर्स थे, सारे पूरी देश से सबके सब लीडर्स को यहाँ पर आना पड़ता है सिर्फ एक महिलाओं को हराने के लिए। कर लीजिए, कोई बात नहीं। आप कह रहा है कि त्रिकोण लड़ाई है, कोई त्रिकोण लड़ाई नहीं है। ये ममता बनर्जी इलेक्शन अपने डेवलपमेंट के जीतेंगे, काम उस पर किया है उस पर जीतेंगे, तो कौन ना वो। सौमित, मुझे ये समझा दीजिए ना, जो लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं और छोड़ नहीं रहे से बदनाम कर रहे हैं, उनको आप रोक क्यों नहीं पाए? वो समझ गए ना इस जहाज में छेद हो गया है, अब निकलना ही बेहतर है। सीबीआई का इंतजाम किस पे रखे हुए हैं? अभी तक जो कांग्रेस का प्रवक्ता जी है वो मुझसे बहुत बड़े हैं, मैं उसको सम्मान करता हूँ। उसने बहुत सही कहा है कि कांग्रेस क्यों जाएंगे, वो कांग्रेस में क्यों जाएंगे या लेफ्ट में क्यों जाएंगे? जितने भी सारे गए हैं आप उनका पास रिकॉर्ड देख लीजिए ना। कुछ दिन पहले ये बीजेपी का जितने भी लीडर अभी इन लोगों को बाहू में लगा तो आपके वहां रहते हुए आपने उन्हें बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया था? अगर उन प्रत्याशियों में, उन लोगों में दाग थे तो आपने उन दागों को एक्सेप्ट किया, आपने उनके दागों के साथ उनको एक्सेप्ट किया ना। अगर एक्सेप्ट ही करता
तो आप देखते थे कि आपने किसी को नहीं निकाला है, आप बात समझिए सौमित, आपने किसी को नहीं निकाला है, लोग आपको छोड़ रहे हैं। फर्क होता है सर छोड़ने में और निकालने में। नहीं, यही बात मैं कह रहा हूँ कि पार्टी से जो शुभेंदु अधिकारी के एग्जाम्पल में आपको देना चाहता हूँ, आप थोड़ा जान लीजिए। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल की 6 डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, मैं किसी का चरित्र प्रमाण पत्र आपसे नहीं चाह रहा, मैं किसी का चरित्र प्रमाण पत्र आपसे नहीं चाह रहा, मैं ये चाह रहा हूँ इस त्रिकोणीय मुकाबले में आपकी स्थिति बहुत कमजोर है, आप वीक प्लेयर हो गए सर, सत्ता में रहने के बावजूद आप कमजोर दिखाई देते हैं। कैसे? आप बताइए कैसे? आप बताइए ना, आप ये बताइए, अगर कमजोर नहीं है तो इतने बड़े बड़े चेहरे आपको क्यों छोड़ रहे हैं? शुभेंदु अधिकारी 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट का ऑब्जर्वर था। जुलाई 2020 में उसे हटाया गया था, भूल लीजिए ये बात। जुलाई 2020 में उस ऑब्जर्वर की पद से आप हटाया प्रेजेंट गया था। सिचुएशन बताइए, अभी आपके साथ थे कि नहीं थे? दिनेश त्रिवेदी आपके साथ थे नहीं थे? राज्यसभा का इतना बड़ा कार्यकाल उन्होंने छोड़ दिया आपके लिए, और ये कह के कि दम घुटता है आपके साथ। आप दिनेश सुन लीजिए, दिनेश त्रिवेदी जिस क्षेत्र से एमपी हुआ था करते थे 10 साल, मैं उसी क्षेत्र से हूँ, मैं तो सर के लिए लड़ाई किया था। ठीक है सौमित, आप मेरे साथ रहिए, सौमित रहिए मेरे साथ। मेजर मोहम्मद अली शाह भी मेरे साथ है सीपीआईएम से। मोहम्मद अली शाह साहब, मुझे ये समझा दीजिए, कांग्रेस में ऐसा कौन सा करिश्मा आपको दिखाई दिया, कौन सा उनकी परफॉर्मेंस आपको किसी स्टेट की इतनी प्रभावित कर गई, इतनी लुभा गई कि आपको लगने लगा कि इसके साथ अलायंस करके आप बंगाल की सत्ता में काबिज हो जाएंगे? वो 2 चीजें बता दीजिए सर जो कांग्रेस की फैसिनेट कर गई आपको। देखिए, सब जानते हैं कि अगर सीपीआईएम और कांग्रेस जुड़ जाए तो बहुत ही लीथल और डेडली कॉम्बिनेशन बनेगा, और जीत सब जानते हैं यही से होगी। कितनी भी कोशिश करने कैसे बनेगा शाह साहब, मुझे ये समझाइए कैसे बनेगा डेडली कॉम्बिनेशन? डेडली कॉम्बिनेशन है क्योंकि हर कोई जानता है अभी त्रिपुरा के ही, वो भी हाशिए पे, आप भी हाशिए पे, वो भी हाशिए पे, आप भी हाशिए पे, ये डेडली कॉम्बिनेशन है क्या? नहीं, अब देखिए ना, वक्त बताएगा क्या होने वाला है। त्रिपुरा के एक सीटों से सीपीआईएम के उन्होंने बोला है कि बीजेपी भी यहाँ पे गलती करके आप त्रिपुरा में हर चीजें पूछ लीजिए, सब बोलेंगे भाई गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। वहाँ के रिक्शा वाले में पूछिए, और रिक्शा वाले से पूछिए, जो ग्राउंड लेवल पे वर्कर उनसे पूछिए, उसकी सरकार वहाँ पे आनी चाहिए थी अगली बार। अब तक वो वेट कर रहे हैं कब इलेक्शन आए और कब सरकार को निकाले और अपनी मजबूत सरकार को लेके आए। उसी तरीके से अभी बंगाल में भी, क्योंकि आप मुझे नहीं बता पाए ना, आप मुझे नहीं बता पाए ना कि कांग्रेस में ऐसा क्या दिखा कि आपका अलायंस काम कर जाएगा? सर, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ भी अलायंस किया था, समाजवादी पार्टी ने क्या कहा और क्या किया फिर आपको पता है? मैं बताता हूँ आपको। केरला में आपने सवाल किया था पहले वैसे कि केरला में क्यों अलग अलग है और बंगाल में पहले क्यों पे, इसलिए क्योंकि केरला में यही 2 मेन पार्टी है जो राइवल थे, है ना। बंगाल में जब ये साथ में जुड़ गए हैं तो इनकी काफी उम्मीदें हैं, और सिद्धि साहब की जो पार्टी है वो भी आगे आगे अब तो बहुत ही अच्छा रहेगा, लीगल कॉम्बिनेशन होगा और जीत यहीं से ही होगी, 100% यहाँ से होगी। सर, आप लिख के नहीं लीजिए, आप ज्यादा के साथ बोल रहे हैं। आप तो सिर्फ कॉपी भरने का काम कर रहे हैं सर, आप उत्तर पुस्तिका भरने का काम कर रहे हैं। प्रश्न को तो समझिए सर, प्रश्न के हिसाब से जवाब देंगे तो लोग भी समझ पाएंगे। आप मेरे साथ रहिए, आप मेरे साथ रहिए। अनुश्री मुखर्जी मेरे साथ है। अनुश्री जी, बीजेपी क्या वाकई अपने कॉम्पिटिटर को हल्के में आंक रही है क्या? क्योंकि पहले तो लगता था ये मुकाबला बीजेपी वर्सेस टीएमसी का होना है, लेकिन अब तो सीपीआईएम और कांग्रेस साथ में है और दूसरी पार्टियां भी साथ आ रही हैं। उसमें आईएसएफ साथ है, उसमें आरजेडी साथ है, एनसीपी साथ है। मैडम, ये मुकाबला तो टफ हो गया आपके लिए अब। नहीं, कोई टफ नहीं है। बीजेपी बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है। और एक बात है, ये लोग सब सोच रहे हैं कि टीएमसी जा रहा है तो हम लोग इसमें कुछ सीट मिल जाएगा। कोई सीट नहीं मिलने वाला है। ये लोग अभी सेक्युलर फ्रंट को लेके एक साथ होके लड़ रहे हैं। इससे कुछ फायदा नहीं पहुंचने वाला है। सांप्रदायिक ये लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी को अपने साथ लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं, जिससे मेरे को नहीं लगता है कोई अच्छा काम होगा। नहीं, आपके लगने से क्या होता है मैडम, ये बड़ा रिस्क है। आपके लगने से क्या होता है, ये बड़ा रिस्क है। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट बताती है कि आपकी स्थिति बेहतर हो सकती है, लेकिन आप सरकार में आ जाए इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सर्वे इसी और इशारा कर रहे हैं। नहीं, देखिए,
सर्वे जो रिपोर्ट कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन हमारे तौर से ये हम लोग डेफिनेटली जीत रहे हैं, क्योंकि हम लोग हर जगह जो टीएमसी जो करप्शन किया है, आप तो कुछ भी कर लीजिए, लोग जितना लोगों को परेशान कर रहे हैं, लोग अभी यहाँ के लोग तरसते हैं भाई, सब लोग बदलाव चाहते हैं, तो बदलाव के मूड में है, परिवर्तन मैडम होके बदलाव रहेगा। अगर चाहते हैं तो बदलाव का विकल्प बीजेपी कैसे हो सकती है? सीपीआईएम और कांग्रेस चने बेच रही है क्या? वो भी राजनीति कर रही है, चुनाव जीतने के लिए बैठी है मैडम। कांग्रेस इतना साल रहे पूरा देश में, क्या कर लिए? करप्शन छोड़ के तो कुछ नहीं किया। अभी बीजेपी आप देखिए 2014 से आज 2021 हो गया, बीजेपी कितना मजबूती से काम कर रहा है और हर एक स्कीम इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और अच्छा काम हो रहा है सारा। मैडम तो बीजेपी वेस्ट की बंगाल दिक्कत असल में को- यही है, वो एग्जाम भी खुद ही देती है, मार्क्स भी खुद ही देती है, अपना रैंक भी बता देती है और खुद ही बता देती है मैं टॉप भी कर गई। ऐसा नहीं होता ना मैम, कुछ चीजें लोगों पे भी नहीं, छोड़नी नहीं। पड़ती हैं। ना लोगों का पूछ के ही लोग तो वहां बोल रहे हैं ना, वो लोग अच्छा। को चेंज एकदम पक्का चाहिए, क्योंकि वो लोग अपना बंगाल को सोनार बांग्ला बनाना है फिर से। ये मोदी जी ही हमारे कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि सोनार बंगला देखिए, बनेगा कैसे मैडम? चंद मुट्ठी भर किसान तो आपसे संभल नहीं रहे, दिल्ली के बॉर्डर से बैठे हुए हैं, वो अरे आपकी मुसीबत किसान खड़ी का कर रहे बात हैं। छोड़िए, ये क्यों तो छोड़िए? किसान छोड़ने की चीज है। अनुश्री मुखर्जी किसान छोड़ने की चीज है। किसान को आप हल्के में आंक रही हैं, किसान को आप हल्के में आंक रही हैं। किसान छोड़ दें, किसान को कैसे छोड़ सकती है मैडम आप? किसान को छोड़िए, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? अन्नदाता है इस देश का, किसान सरकार बदलने का दम रखता है मैडम। ना ये बीच लोगों का काम है। आप हमेशा सोच रहे हैं आम किसान खुश है, वो लोग को फायदा पहुंच रहा है, वो लोग समझ रहे हैं। ये तो कुछ पार्टियां बीच से बोल के ये लोग को भड़का रहे हैं, अदरवाइज किसान लोग इसमें बहुत खुश है। किसान सम्मान मैडम निधि अपनी जो पीठ PM ने थपथपाने से किया पहले था, अगर वो अभी आंकड़े भी तक दे दें कि लोग भगवान आपसे ने खुश नहीं क्यों हैं, तो डिबेट और जबरदस्त हो जाती है, आपके तर्क में वजन आ जाता है। बहरहाल दीपक रस्तोगी मेरे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। दीपक जी, बंगाल के इस त्रिकोणीय मुकाबले को असल में हम जब देखते हैं तो हर पार्टी की स्थिति में आपको क्या लगता है, कौन किससे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है? और खासकर कांग्रेस और सीपीआईएम की बात करें तो क्या सर इतना मादा वाकई इस अलायंस में है कि बीजेपी को बीट कर दे, टीएमसी को बीट कर दे? देखिए, बंगाल जो है ना हमेशा वोट करता है, निर्णायक वोट। अगर उसको बदलाव चाहिए तो वो बदलाव के लिए वोट करेगा। वाम मोर्चा उस समय भी मजबूत पार्टी थी जब 2011 में तृणमूल कांग्रेस ने उसको सत्ता से बेदखल किया था। लेकिन उस समय ममता बनर्जी एक विकल्प लेके आई थी कि वाम मोर्चा जो नहीं कर पाई है और वो जो हिंसा और तमाम चीजें थी उसको मैं ठीक कर दूंगी। ममता बनर्जी में विकल्प दिखा, बंगाल ने वोट किया। इस बार विकल्प की दावेदार भाजपा थी या उभर रही थी, लेकिन एक दूसरा जो गठबंधन खड़ा हो गया। अब आप ये देखिए कि विकल्प की दावेदारी दोनों जगह है। अब ये भाजपा के सामने कहने की मजबूरी आ गई है कि तुमने तो सबको टेस्ट कर लिया, तृणमूल कांग्रेस को भी देख लिया, वाम मोर्चा और कांग्रेस को भी देख लिया, अब मुझे एक बार देखो। तो ये अब आप ये देखिए कि जो मुद्दे हैं वो मुद्दे किसने सेट किए? वो मुद्दे तृणमूल कांग्रेस ने एक तरह से वो सेट किया होगा कि हमारा 10 साल का जो भी है, अगर नाराजगी है तो उसको भुनाने के लिए आ रहा है। लेकिन ये जो नया गठबंधन है इसने एक मुद्दा सेट कर दिया भाजपा के लिए। वो भाजपा कहने के लिए मजबूर हो गई है कि भाई इनको तो आपने देख रखा है, ये विकल्प कैसे हो सकते हैं? तो ये जो बात है कि विकल्प की दावेदारी, उसमें एक दोफाड़ होते या वो बिखरता हुआ दिख रहा है भाजपा का। इस पर बंगाल वोट करेगा कि अब हम किसके साथ जाएं, कौन मजबूत विकल्प हमारे साथ है, और उस हिसाब से जो है नतीजे दिखेंगे। इसलिए मैंने शुरू में जो कहा कि आफ्टर चुनाव नतीजों के बाद भी गठबंधन हो सकता है। अगर कुछ सीटें इधर उधर छिटकेंगी, जो 40, 45, 46 सीटें जो नए गठबंधन की वजह से टूट रही हैं, ममता के हिस्से से अभी दिख रही हैं 6-7 जिलों में, उसमें अगर ममता के पास 147, 148 का आंकड़ा नहीं आता है तो ये भाजपा को रोकने के नाम पर हो सकता है कि पोस्ट पोल अलायंस की एक बात चल निकले वहां पर। तो आफ्टर अलायंस की अगर हम बात करें तो अमित शाह के उस बयान को कोट करना सही है, क्या समझना सही है, जिसमें वो कहते हैं कि देखिएगा आप जय श्री राम के नारे खुद ममता बनर्जी बोलेंगी? क्या सर इसी कॉन्टेक्स्ट में बात बोली गई? ये देखिए, ये कांग्रेस और वाम मोर्चा वाले जो कह रहे हैं तृणमूल कांग्रेस को भाजपा की बी टीम बता रहे हैं, उसका भी बहुत अच्छा खासा निहितार्थ है
निहितार्थ ये है कि भाजपा के जो लोग थे जो वहाँ फंड करते थे, सपोर्ट करते थे बंगाल में, तृणमूल कांग्रेस का जब उदय हुआ तो वो सारे लोग भाजपा के कैडर, आरएसएस के कैडर तृणमूल कांग्रेस को खड़ा करने में जुट गए थे। और अब जब तृणमूल कांग्रेस ने ये किया कि भाई हम विपक्ष को जगह नहीं देंगे, हम भाजपा को जगह नहीं देंगे, तब ये लोग अपने खेमे में वापस लौटने लगे और कहने लगे कि भाई जो जमीन हमने तैयार की वो जमीन हमें चाहिए। यहाँ बात वो जो अमित शाह जी ने इशारा किया कि तृणमूल कांग्रेस तो हमारी ही पार्टी है, उस बयान का एक सीधा सीधा मतलब यही है कि भाई आप ये देखो, आप हमसे क्यों लड़ रही हो, आपको तो हमने ही खड़ा किया है, वो उन्होंने इशारा कर दिया है। और उस इशारे में आप ये देखिए, अपनी ज़मीन बचाने में लगी हुई जो ममता बनर्जी हैं, ज़मीन बचाना क्या, वो अभी भी मजबूत ही हैं, क्योंकि वहाँ एक फैक्टर ये है कि चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट, ये दोनों जो गठबंधन है, भाजपा भी नहीं दे पाई है कि हमारा चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कौन होगा, वो उनको प्रधानमंत्री जी का चेहरा आगे करना पड़ रहा है बंगाल के इलेक्शन में। ये लोग भी 2016 के चुनाव में वाम मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन ने बुद्धदेव भट्टाचार्य के चेहरे को आगे बढ़ाया था, जो कि पिछली बार चुनाव हार गए थे, चीफ मिनिस्टर नहीं रहे थे जी। लेकिन इस बार दोनों ही खेमे ये कह रहे हैं कि हम बाद में देखेंगे, लेकिन ममता बनर्जी के नाम पर तृणमूल कांग्रेस आगे बढ़ रही है। तो ये भी एक देखना पड़ेगा कि वो जमीन बहुत ज़्यादा उनकी खराब नहीं होती दिख रही है, लेकिन अगर खराब होती है, अगर अभी दो एक महीने अभी बाकी हैं, उसमें अगर बहुत ज़्यादा जमीन गड़बड़ होगी तो वो अमित शाह ने एक इशारा कर दिया कि हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। ठीक है, यानी होम पिच पे बैटिंग करते वक्त भी बहुत सारी दिक्कतें टीएमसी के सामने आने वाली हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इस सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत जी हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, इसी डिबेट में अभी थोड़ी देर पहले सौमित घोष ने कहा कि देखिए, एक महिला के खिलाफ इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं और एक महिला को हराने के लिए इतनी बड़ी कवायद की जा रही है। आप जानते हैं सर, इंडियन वोटर्स बहुत सहानुभूति पे वोट करते हैं। अगर ये एजेंडा सेट कर गई टीएमसी तो फिर ये जंग और मुश्किल हो सकती है, कांग्रेस के लिए भी मुश्किल होगी। देखिए घनश्याम, हर पार्टी को हक है अपना एजेंडा सेट करने का, तो अगर तृणमूल कांग्रेस अपना कोई एजेंडा सेट करनी है तो उसको भी हक है। भारतीय जनता पार्टी झूठ, छल, प्रपंच और कपट का एजेंडा सेट कर रही है, वो तो संविधान के खिलाफ ही एजेंडा सेट कर रही है। आप एक चीज को देखिए ना, तृणमूल कांग्रेस पिछले 10 साल से सत्ता में है, आप उसने क्या किया उसको जवाब देना होगा। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में पिछले 6 साल से सत्ता में है और उसमें आप अगर देख लेंगे, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे कोरोना काल हो और चाहे तमाम और तरीके की सारी राजनीतिक रणनीतिक विफलताएं हो या आर्थिक विफलताएं हो, आज देश की अर्थतंत्र को कहां से कहां पहुंचा दिया है, बेरोजगारी को कहां से कहां पहुंचा दिया है, तो इसकी जिम्मेवार कांग्रेस तो है, इसकी जिम्मेवार तो भारतीय जनता पार्टी होगी। तो दोनों सत्तारूढ़ दलों के खिलाफ जो जमीन पर लड़ता हुआ दिखाई देगा, हमारे यहाँ से अधीर रंजन चौधरी साहब के नेतृत्व में जमीन की लड़ाई चल रही है, उस पर एक कंफर्म तरीके का गठबंधन हम लोग लेकर के आकर के जनता के सामने विकल्प के तौर में प्रस्तुत कर रहे हैं। और हमारा गठबंधन काम के मामले में पूरी तरीके से प्रमाणिक गठबंधन है। केंद्र सरकार की नीतियां लीजिए तो आरटीआई कौन लेके आया, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू, उस पे तो आपको देश की जनता रिजेक्ट कर चुकी है ना, नकार चुकी है। ये चीजें अगर काम कर जाती तो आपकी हालत अच्छी होती, आपकी पॉलिटिकल हेल्थ तो खराब हो गई ना इन्हीं इश्यूज के साथ। सुरेंद्र जी, मैं सहमत हूँ, आपकी बात से सहमत। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि आपने हमको एक बार रिजेक्ट कर दिया और जब हमारे जो सामने लोग आए और हमारे बाद जिन्होंने सत्ता ली, उन्होंने तो नाश मार दिया देश का। तो आज जनता ये कह रही है, आप आज ही का मामला ले लीजिए, पंजाब का देख लीजिए, किसान आंदोलन का प्रतिफल पंजाब में किसानों ने उनको दे दिया, आपके सामने पूरा सुपड़ा साफ हो गया। भारतीय जनता पार्टी। अच्छा सुरेंद्र जी, आपने ये बात बताई कि देखिए टीएमसी को 10 साल का अपना ब्यौरा देना है, बीजेपी की हालत केंद्र में कैसी है उसको इस बात का ब्यौरा देना है, तो सर इन दोनों की असफलताओं के कंधे पर ही आप जीत की सोच रहे हैं। आपके पास अपना ब्लूप्रिंट क्या है सर, आप लोगों को क्या बताएंगे? पहली वाली बातें सर, वंस अपॉन ए टाइम आपने जो योजनाएं बनाई थी, क्यों यकीन करेंगे सर आप पे? एक बार वही परीक्षा में उत्तर देख के आप फेल हो चुके हैं, अब उसी परीक्षा में वही उत्तर लिखेंगे तो पास कैसे हो जाएंगे? नहीं, मैं 3 बातें आपसे बताता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारी प्रामाणिकता है सरकार चलाने में
और सफलतापूर्वक जनता की सेवा करने में और विकास देने में। ये आप मानते हैं ना, ये आप मानते हैं। अगर हम भाई आप मेरी बात तो सुन लीजिए घनश्याम, बोलिए। ये बड़ा मसला है, अगर आपने सवाल पूछा तो जवाब तो ले लीजिए। नहीं बोलिए सर, लेकिन काउंटर तो कहीं पे करेंगे ना। जिस आप अगर अहम भ्रमासी हो जाएंगे तो वो बात तो नहीं बन पाएगी। आपको लोगों ने रिजेक्ट किया, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा ना आपको। मैंने तो कहा कि रिजेक्ट किया, मैंने क्या ये कहा कि नहीं रिजेक्ट किया जी। मैंने तो कहा आपसे, मैंने तो ये भी कहा कि रिजेक्ट करने के बाद आप लोगों को लेकर के आए, आज की डेट में उनको रिजेक्ट करने का टाइम आ गया। और सबसे बड़ी बात है, उनको लगा कि नहीं पुरानी योजनाएं ज्यादा अच्छी थी। आज हम अगर रेल, तेल, सेवा या सारी चीजों को प्राइवेटाइज कराने से बचाते हैं, नौकरियां बढ़ाने की बात करते हैं, आम इंसान को रिलीफ देने की बात करते हैं इनकम टैक्स में, किसान के काले कानूनों को वापस लेने की बात करते हैं अगर हम, तो ये क्या जनता हमें नहीं मानेगी? हम जनता के सामने रोजगार को लेकर के, मजदूरों की समस्याओं को लेकर के, किसानों के काले कानून की वापसी को लेकर के, किसानों को नया विकल्प देने को लेकर के हम जाएंगे और लोग हमें चुनेंगे, ऐसा हमारा विश्वास। ठीक है, ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। शौमित घोष भी मेरे साथ टीएमसी से हैं। शौमित, अगर टीएमसी के पास अपने मुद्दों की बात की जाए तो वो ऐसे कौन से मुद्दे हैं? क्योंकि कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं, कई ऐसे आंकड़े, और एनसीआरबी की रिपोर्ट तो ये बताती है कि असल में 2018 में राजनीतिक हिंसाएं, राजनीतिक हत्याएं जितनी आपके प्रदेश में हुई उतनी कहीं हुई नहीं। सर, लॉ एंड ऑर्डर तो एक बड़ा इशू रहता है, इस मामले में तो आप घिरते हुए दिखाई देते हैं शौमित। लॉ एंड ऑर्डर की बात जब आप करते हैं तो राजनीतिक हिंसा के साथ साथ महिला सुरक्षा और बच्चे का एजुकेशन, ये सब कुछ इंक्लूडेड है। अगर देखिए, इस बार आप कह रहे हैं कि राजनीतिक हिंसा में, पिछले दिन का जो डिबेट था उसमें भी दीपक जी ने इस पर बहुत चर्चा में कहा था कि देखिए, राजनीतिक हिंसा हो या जो भी हो, ये सब कुछ पॉलिटिकली नहीं है, ठीक है। जो ग्राउंड दखल का एक इशू होता है, जो ग्राउंड में एक ग्राम से एक ग्राम का दुश्मनी होते रहते हैं, इसमें शौमित, असल में आपके खिलाफ प्रदेश में चौतरफे हमले हो रहे हैं सर। आपके खिलाफ देखिए बीजेपी है, आपके खिलाफ कांग्रेस है, सीपीआईएम है, आपके स्टेट का राज्यपाल खुद कहता है कि प्रदेश में असल में इमरजेंसी के हालात हैं, इतने खराब हालात कभी थे ही नहीं। राज्यपाल की स्टेटमेंट आपको पता ही है सर। इतना सारा डिफेम, और उस पर आपके अपने आप को ये छोड़ के चले जाते हैं कि आप यह दम घुटता है। सर, चारों तरफ डिफेम है आपका, आप कैसे आगे निकलेंगे? पिछले दिन में भी कहा था कि राज्यपाल को अगर इतना दिक्कत है, अगर उसको सच में ही लगता है कि इस स्टेट में इमरजेंसी की हालत है, तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल उसके पावर है कि वो होम मिनिस्टर को लिख ले, वो राष्ट्रपति को चिट्ठी दे दीजिए। लेकिन वो नहीं कर रहे, वो खुलेआम केस से क्यों गाइड दे रहे? उसका हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट द गवर्नर दैट ही कैन राइट अ लेटर टू द राष्ट्रपति और टू द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आज उनके हक पे मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैंने उदाहरण के तौर पे आपको दिया कि आपको चौतरफा घेरने की तैयारी है साहब। इस चक्रव्यूह से कैसे निकलेंगे? कोई चक्रव्यूह नहीं है। अच्छा, जो इशू टीएमसी के लिए है, बार बार मैं कह रहा हूँ कि बेनिफिशियरी स्कीम, ठीक है। अब जो बीजेपी से जो प्रवक्ता यहाँ पर है, वो कह रहे थे कि मोदी जी ने क्या कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, वो कर दिया। ठीक है, मोदी जी ने बहुत कुछ कर दिया, मोदी जी ने इतना कुछ कर दिया जो हमारी जैसे मिडिल क्लास लोग हैं, बहुत सारे लोग इस देश में, इस देश में ज्यादा से ज्यादा लोग मिडिल क्लास ही है, मिडिल क्लास लोअर क्लास है। अब बीजेपी जब उज्ज्वला गैस योजना की बात करते हैं तो बीजेपी को ये भी ध्यान में रखना चाहिए, जो सब्सिडी वाला सिलेंडर है, इसमें 17 रुपया 15 रुपया सब्सिडी दिया जाता है सरकार की तरफ से, वहां पर आज सब्सिडी वाला सिलेंडर का दाम हो गया है 800 रुपया, 800 रुपीज। इस पर सवाल उठाते हैं जो आम नागरिक है ना, तो इतना पॉलिटिक्स नहीं समझते, वो उसको अपने पेट के बारे में सोचना पड़ता है। अब देख लीजिए, ममता बनर्जी पूरे राशन फ्री कर दिया है पूरी स्टेट में। आप पूरी देश में सर्वे करके देख लीजिए, सवाल करके पूछ लीजिए, कोई भी स्टेट में राशन फ्री में नहीं मिलता है, सिर्फ पश्चिम बंगाल में मिलता है। शौमित, आपको ऐसा क्यों लगता है, इतना अति उत्साह क्यों है कि आपकी कही हुई बात बंगाल की जनता समझ जाएगी और बीजेपी जो कहेगी वो नहीं समझेगी? आप जानते हैं बीजेपी के पास एक से बढ़कर एक ओरेटर हैं, एक से एक बड़े व्याख्याता हैं सर वहां पे। आप कैसे समझते हैं कि उनकी बातें नहीं समझेंगे लोग? एग्जैक्टली, मेरे बात समझने की कोई जरूरत नहीं है, बीजेपी का बात भी समझने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझने की जरूरत है जो आम नागरिक है, जिसको डायरेक्टली बेनिफिशियरी मिल रहा है, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी का बात क्यों मानेंगे जब उसको 800 रुपए से सिलेंडर खरीदना पड़ता है और वहां पर ही पश्चिम बंगाल की सरकार ममता बनर्जी उसे फ्री में राशन दे रहा है, तो उसके बच्चे को आफ्टर एचएस
25,000 रुपए दिया जाता है स्कूल नहीं तो एजुकेशन के पश्चिम लिए। बंगाल की जनता और वहां के किसान ये भी जानते हैं ना कि किसान सम्मान निधि के लिए जो फंड केंद्र देती है, आप उसका यूज भी नहीं होने देते हैं, आप उसका इस्तेमाल नहीं होने देते। 10,000 करोड़ रुपया अभी भी बकाया है, आप केंद्र की तमाम योजनाओं को वहां लागू भी तो नहीं होने देते। इसी के साथ साथ मैं ये भी एडिशन करना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल की जनता को ये पता है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कृषक बंधु प्रकल्प किया है, जहाँ पर भाग चाषी को भी पैसा मिलता है, सिर्फ बड़े चाषियों के नहीं, भाग चाषी को भी पैसा मिलता है। तो ये भी मैं एडिशन करना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल की जनता पॉलिटिकली वो इंटेलेक्चुअल है, उनका दिमाग बहुत साफ है कि पश्चिम बंगाल की जनता को ये भी पता है कि पश्चिम बंगाल की जो आम नागरिक का पैसा जो जीएसटी देता है, जीएसटी का पैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट से अभी तक आया नहीं। ठीक है, मेजर मोहम्मद अली शाह को जोड़ना चाह रहे हैं, शौमित रहिए मेरे साथ। मोहम्मद अली शाह को जोड़ना चाह रहे हैं, आप बोलिए। ठीक है, आ रहा हूँ शौमित आपके पास, बोलिए। देखिए, बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है और जो सब जानते हैं कि वो डाइवर्सिव पॉलिटिक्स है, वो कम्युनल पॉलिटिक्स खेलते हैं, ठीक है। अभी जो सीपीएम लेफ्ट और कांग्रेस जो है, दो सेक्युलर पार्टीज है, उनकी आइडियोलॉजी इतनी मिलती जुलती सकती है, वो भूल नहीं सकते, ठीक है। आइडियोलॉजी भी मिलती है और हालत भी मिलती है सर। आप दोनों की हालत क्या है राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, वो भी मिलती है। और टीएमसी भी कमिंग हो रही है, क्या सेक्युलर बोलती है, लेकिन टीएमसी भी कहीं हो रही है। और जितने भी आरजेडी, जितने भी पार्टीज हैं, सब एकजुट होकर लड़ाई लड़ेगी और बीजेपी को तो हराना है किसी भी हालत में। और जैसे कि लोग बोलते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना, तो मतलब ये है कि किसी भी हालत में वहां पर बीजेपी नहीं आनी चाहिए, ताकि क्योंकि स्टेट में पार्टी को। अच्छा, आपके टारगेट पे कौन है मेजर मोहम्मद अली शाह? आपके टारगेट में कौन है सर? टीएमसी की बीजेपी? सर कहां मुकाबला मान रहे हैं? कम टू द पॉइंट सर, आप कहां मुकाबला मान रहे हैं, टीएमसी से कि बीजेपी से? टीएमसी और बीजेपी आप एक ही समझिए, टीएमसी को भी आप बीजेपी ही समझिए एक तरीके से। अच्छा, दिखावा करेंगे बार बार, करेंगे बार बार, लेकिन हम तो उनको एक ही मान रहे हैं। अब लेफ्ट वर्सेस राइट कहानी होने वाली है और कुछ नहीं। और देख लेगा आप, इसमें बंगाल के लोग जानते हैं, वो सेक्युलर लोग हैं, वो भेदभाव में यकीन नहीं करते, वो डिवाइसिव पॉलिटिक्स, कम्युनलाइजेशन, लोगों को बांटना, और लोग चाहेंगे कि हम एक दूसरे को नफरत करें और बच जाए, लेकिन ऐसी चीज को, ऐसे मंत्रालय को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और बंगाल के लोग खासतौर से समझते नहीं बात, वो समझते हैं मुद्दा। इसके लिए एक साथ एक बन के एकजुट होकर, आपको 3 दशक देखने के बाद बंगाल की जनता रिजेक्ट कर चुकी है, आप इस बात को ध्यान रखिए। अगर आप में दम होता तो टीएमसी आती नहीं। अब आप देखिए ना, अभी आगे का देखिए होता है क्या। अभी तो गेम खत्म नहीं हो रहा, गेम शुरू ही हो रहा है। अप्रैल मई में इलेक्शन है, ये फरवरी का महीना है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ठीक है, आप मेरे साथ रहिए। अनुश्री मुखर्जी भी है मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से। अनुश्री जी, बड़े बड़े नेताओं के लगातार दौरे हो रहे हैं, परिवर्तन यात्रा हो रही है, लेकिन क्या अभी किसी एक लोकल चेहरे की तलाश बाकी है जो पार्टी की नैया पार कर दे? मिथुन जी से भी मुलाकात हुई, संघ प्रमुख पहुंचे मिथुन चक्रवर्ती से मिलने के लिए। क्या माना जाए किसी ऐसी चेहरे की तलाश की जा रही है पश्चिम बंगाल में जो स्टार प्रचारक भी बन जाए और लोगों तक पहुंच भी बढ़ जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी अकेले ही काफी हैं। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, देखिए, अगर तृणमूल में इतना दम होता तो उनके पार्टी से इतने लोग निकल नहीं जाते और भाजपा में नहीं आते। शुभेंदु अधिकारी बोलिए या राजीव बंदोपाध्याय बोलिए, सब धीरे धीरे बीजेपी की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि जिस पार्टी का पल्ला भारी होता है उसी में लोग आते हैं। और सीपीएम की बात बोले तो ये लोग को तो पहले ही पार्टी बंगाल के लोग नकार चुके हैं। और कांग्रेस का तो हालत बहुत ही खराब है। आप कोई भी स्टेट में देख लीजिए, कहीं भी इनका कहीं जगह नहीं है। अब ये लोग सबके साथ मिलजुल करके सोच रहे हैं कुछ सीट मिल जाए। ऐसा थोड़ा ही ना होता है, काम करना पड़ता है। जो बीजेपी ने किया है इतना दिन, पूरा भारतवर्ष में काम किया है। मैम, टीएमसी के साथ तो नहीं मिल जाएंगी आप? अनुश्री जी, टीएमसी के साथ तो नहीं मिल जाएंगी? अरे टीएमसी से क्या मिलना, टीएमसी का अराजकता को हटाने के लिए तो बीजेपी आ रही है। अरे मैडम, आप ऐसे ही दावे पीडीपी को लेके भी करते थे। महबूबा मुफ्ती को पानी पी पी कर कोसाया आपने, फिर हाथ मिला लिया आपने, सब जानते हैं मैडम। अब इतनी मासूम मत बनिए, इतनी मासूम मत बनिए मैडम, आप पोस्ट अलायंस में माहिर हैं। खुद अपने पार्टी के लोग कितने मतलब त्रस्त है, वो लोग आके बोल रहे हैं
कि हम लोग का दम घुटता है, सब कुछ। तो ये लोग सब धीरे धीरे, आप देखिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी तृणमूल कर छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं। बीजेपी का सबको पता है कि अच्छा ही होने वाला है, परिवर्तन आएगा, बीजेपी सरकार आएगी। ठीक है, जैसे हर स्टेट में अच्छा ही हुआ है, तो उसी तरह बीजेपी आएगी, सोनार बंगला बनेगा। अब बिहार का भी देख लीजिए, हर जगह। मैडम लोग सवाल पूछ लेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर क्यों बढ़ गया, लोग ये भी पूछेंगे आपसे। 100 रुपए के पार पहुंच गया आपका पेट्रोल कहीं कहीं तो। अरे वो तो बाजार में, वर्ल्ड बैंक में वो बढ़ रहा है, तो यही भी यहाँ भी बढ़ रहा है। अच्छा। इसमें कुछ नहीं है, लेकिन इसमें उसमें जो ये क्या है प्रधानमंत्री जी, आप हर वक्त क्या रहते हैं, हर वक्त सीधा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कर दिया, प्रधानमंत्री ने कर दिया। शोमित आ रहा हूँ, एक एक करके बात करते हैं। शोमित आप जानते हैं, शोमित आप जानते हैं, हम एक एक करके बात करते हैं। महिलाओं के लिए कितना कार्य किया है, ठीक है, आप कुछ भी पकड़ लीजिए ना, हर चीज में कितना काम किए हैं, तो इसमें तो बनता ही है। बंगाल के लोग तो ठीक इसी है। काम को देखते ही तो वोट दे रहे हैं। अच्छा मुझे इसीलिए चेंज, बदलाव। अच्छा मुझे ये बता दीजिए, महिलाओं और युवाओं के लिए 3 बड़े काम जो देशव्यापी स्तर पे किए गए हों, सिर्फ 3 काम बता दीजिए मुझे अनुश्री जी। अरे अब जनधन योजना बोलिए, आजकल हर महिला युवाओं और महिलाओं के लिए, अरे महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए भी स्टार्टअप इंडिया, ये है, हर चीज कर रहे हैं भाई। मैम गोल गोल, मैम गोल गोल, आपको मैम असल में डिबेट में गोल गोल बातें करने की आदत है मुझे लग रहा है। मैडम फैक्ट के साथ बात करिए, फैक्ट के साथ। 3 चीजें मुझे बता दीजिए। नहीं, एलपीजी सिलेंडर, महिलाएं रो रही हैं मैम, सड़कों पे सिलेंडर लेके प्रोटेस्ट हो रहा है। मिल रहा है भाई, स्टेट में अगर ऐसा किया जाए तो कैसे चलेगा। मैम आपको जानकारी नहीं है, आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं है। अनुश्री जी होमवर्क कंप्लीट नहीं है, माफी के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, होमवर्क कंप्लीट नहीं है। यहाँ चल जाएगा डिबेट में चल जाएगा, डिबेट में चल जाएगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं चल पाएगा। जो लॉकडाउन के टाइम में भी प्रधानमंत्री सोच लीजिए, चलिए थोड़ा मैं समय देता हूँ आपको, सोच लीजिए फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा, सोच लीजिए फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा, सुन लूंगा। ठीक है, शोमित बीच में नहीं, ठीक है। दीपक रस्तोगी सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ है। दीपक जी, जिस बात पे बीजेपी इतनी गौरवान्वित हो रही है, इतनी फूले नहीं समा रही कि देखिए सब छोड़ के हमारे पास आ रहे हैं, हम में भारीपन दिख रहा है, हम में वजन है, इनको ये समझ में आ रहा है कि उनको एडजस्ट करना कितना मुश्किल होगा। विपरीत संस्कृति के, विपरीत विचारधारा के लोग अगर बीजेपी में आ रहे हैं तो कितना बड़ा चैलेंज है बीजेपी के लिहाज से। सर समझा दीजिए जरा अनुश्री जी को। देखिए, शुरू में जब मुकुल राय जी आए थे तो मुकुल राय जी और अपने दिलीप घोष साहब के बीच में गुटबाजी की खबरें अखबारों में आती रही हैं, मीडिया में आती रही हैं, और उस गुटबाजी को लेकर के प्रत्यक्ष तौर पर भाजपा वाले तो बेशक नकारते ही रहे हैं। अभी जो लोग जा रहे हैं उनको भी लेकर के लोकल लेवल पर नाराजगी की खबरें आ रही हैं कि इनको आप ला रहे हैं, इनको आप टिकट देंगे तो हमने इतने दिन से काम किया, हम कहाँ जाएंगे। वो आश्वासन देना बीजेपी के लिए भारी पड़ रहा है। इसलिए जो केंद्रीय नेता हैं उनकी लगातार बैठकें हो रही है। पिछली बार अमित शाह जी गए थे सॉल्ट लेक में, उन्होंने एक बड़ी मीटिंग की थी, भाजपा अंदरूनी मीटिंग की थी भाजपा के नेताओं के साथ। उसको हालांकि नाम दिया गया था कि सोशल मीडिया ऑपरेशंस के बारे में हम जो है इसको गाइड कर रहे हैं, लेकिन वो दरअसल बैठक यही थी कि नाराजगी को कैसे कम किया जाए, कैसे टच किया जाए। यहाँ मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि बंगाल जो वोट करता है, बंगाल हमेशा एक मानसिकता के साथ रहा है कि केंद्र सरकार ने उसके साथ अन्याय किया है। आप ये देखिए कि पेट्रोल डीजल की कीमतें, किसान का मुद्दा हो, यूथ में एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट हो, ये ऐसी तमाम चीज़ें जो केंद्र सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उन सब की दिक्कत, उन सबको लेकर के परेशानी भाजपा फेस कर रही है ग्राउंड लेवल पर बंगाल में। भले ये नेता एक चीज़ से भुना रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस टूट रहा है, हम मजबूत हो रहे हैं, लेकिन ये जो बेसिक सवाल है मतदाता के मन में, उसको एड्रेस किए बगैर भाजपा की नाव वहां पार नहीं लगेगी। किसान वाले मुद्दे पर ममता बनर्जी ने एक जबरदस्त काम किया है, जो वाम मोर्चा के बाद दूसरा बड़ा काम था। वाम मोर्चा ने वहां भूमि सुधार किया और पट्टे बांटे, जिसको वो भाग चासी हमारे तृणमूल के मित्र कह रहे थे, और उन भाग चासियों को पैसे हर महीने दिए जा रहे हैं, और जो ओरिजिनल किसान है उनको हर महीने पैसे दिए जा रहे हैं। उससे जो किसान वाला जो बेल्ट है
वो अभी भी इंटैक्ट है, मोर और लेस तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में। उसमें अभी भी वाम मोर्चा की भी पैठ है, क्योंकि जो पुराने हैं जिनको पट्टे मिले थे वो वाम मोर्चा के प्रति कुछ हद तक समर्पित है। तो ये किसान वाले बेल्ट पर भाजपा घुस नहीं पा रही है, जो ग्रामीण बेल्ट है। जी जी जी। इसलिए ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, नदिया से वो रथ यात्रा निकालना या ग्रामीण बेल्ट में जाके किसानों के घर भोजन करना, जाना, वहां से कोशिश करना, ठाकुर नगर में जाना, ये तमाम ठीक है सर। जी। सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, 2016 जब जहन में याद आता है पश्चिम बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में चुनाव को लेकर, सर ये दोनों आप तब भी साथ थे, 70 सीट से ज्यादा आप हासिल नहीं कर पाए। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एक दावा किया कि देखिए हम 22 सीटें लाएंगे, लेकिन 22 तो नहीं आई, लेकिन 18 आई, 4 ही सीटें कम आई। और इस बार बीजेपी कह रही है हम 200 सीट लाएंगे। सर 200 में अगर 2-4 कम भी हो गई तो भी बहुत आगे पहुंच जाएगी। सर पिछली रिपोर्ट कार्ड को देख के कितने आशान्वित दिखाई देते हैं आप अपनी? देखिए जन्म घनश्याम भाई, आपको जब आप चुनाव का विश्लेषण करते हैं और जब चुनाव के इतिहास का विश्लेषण करते हैं तो आपको ये भी याद रखना चाहिए किसी वक्त हम 413 पर थे और भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर थी। ये जनता है, जनता जनार्दन है, ना हम जनार्दन ना आप जनार्दन है। तो जनता को जो चीज समझ में आएगी वो चीज करेगी। आप इस चीज को देखेंगे जो हम बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि 2019 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अधिनायकवाद का जो अपना और फासिस्ट जो चेहरा अपना पूरे देश को दिखाया है, इससे पूरे देश का जनमानस चौकन्ना हो गया है। बिहार में मात्र 12,000 वोट हमें कम मिले, आप समझिएगा। 12,000 वोट हमें और मिल गए होते तो सरकार हमारी होती, इनकी तमाम बेईमानियों के बावजूद। इसी तरीके से बंगाल में आप देखेंगे, बंगाल में परिवर्तन अवश्यम भावी है। सत्ता के खिलाफ वोट पड़ेगा, चाहे वो बंगाल की सत्ता के खिलाफ हो और चाहे वो केंद्र की सत्ता के खिलाफ हो। किसान आंदोलन हो लीजिए, ले लीजिए आप, बेरोजगारी का ले लीजिए, अर्थव्यवस्था का रसातल में जाना ले लीजिए, विदेश नीति की विफलता ले लीजिए, चीन को जिस तरीके से जमीन गिफ्ट कर रहे हैं वो ले लीजिए, पाकिस्तान के प्रति जिनका सॉफ्ट रवैया है उसको ले लीजिए, या आप डोनाल्ड ट्रंप, अब की बात ट्रंप सरकार की तरीके से विदेश नीति की फेलोरिटी ले लीजिए। हर जगह पर नरेंद्र मोदी जी का अधिनायकवादी चेहरा दिखाई दिया है और कुछ न करने वाला चेहरा दिखाई दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक स्पष्ट विकल्प लेकर के आ रहे हैं और उस विकल्प को हमें उम्मीद है कि जनता। ठीक है सर, मुझे शो वाइंड अप करना होगा, मेरे पास समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, राय रखने के लिए। तो बंगाल की सियासत है जो चुनाव की नजदीकियों के नजदीक आते ही और ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। आने वाले समय में कई और फैक्टर देखने को मिलेंगे और पॉलिटिक्स उफान पर होगी, जाहिर सी बात है। फिलहाल लोकतंत्र में इतना ही। आप देखते रहिए एपीएन। नमस्कार।